गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 22 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और सबसे पहला जो आर्टिकल यूपीएससी की तरफ से इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है अगेन आपका जीएस पेपर 2 में ये काम आएगा। और कहाँ आएगा? आईआर के अंदर। क्यों आईआर के अंदर? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है हमारा यहाँ पे पेनी वोंग, वो आई थी न्यू दिल्ली के अंदर। और वो न्यू दिल्ली आने के बाद मिलती हैं एस जयशंकर जी के साथ, जो कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया के आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, एस जयशंकर जी के साथ वो मिलती हैं और उनसे मिलने के बाद जो कि फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों ने बातें की हैं कि गाज़ा को कैसे अभी रिलीफ देने की ज़रूरत है। ठीक है, इंश्योर करना होगा कि वहाँ तक जो एड, जो हेल्प, जो मदद हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो वहाँ के लोगों को मिल सके। और इसी के बाद का ध्यान हम लोगों को रखना होगा। अगेन जो इंडिया है वो अपना स्टैंड फिर से सेम तरीके पर बनाया हुआ है। इंडिया कह रहा है कि हम फिर से 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ ही हैं। ठीक है, हम उनको एज अ टेररिस्ट ग्रुप नहीं मान रहे। ठीक है, वो दूसरी कंट्री है। और स्टार्टिंग में इंडिया ने 7 अक्टूबर को जरूर ये कहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक टेररिस्ट हमला किया है, बहुत गलत हमला किया है और उनको एज अ टेररिस्ट ग्रुप देखा था। लेकिन अभी भी इंडिया ने फिर चेंज कर लिया था और उसी के बाद से इंडिया का स्टैंड वही है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, कि आप अच्छे अपने जो नेबर होते हैं आपके, उनके साथ ढंग से बना के रहिए। 2 अलग अलग स्टेट दीजिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो ये अभी तक हमें पता चला है इस वॉर के और इंडिया के रिलेशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है आर्टिकल उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका कि विक्टोरिया ग्रे की जो स्टोरी है रिकवरी की, होप की फॉर इंडियन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट। क्या बोल रहा है? पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। कहाँ आएगा? हेल्थ के अंदर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। हेल्थ का जो आपका पोर्शन होता है कहाँ पे होता है? साइंस एंड टेक के अंदर आपका ये होता है, तो साइंस एंड टेक में आएगा। वैसे भी आपका ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कौन सी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है आपके सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को पहली बार ठीक करने में। तो ये यहाँ पे यूज़ किया गया है आपका डीएनए प्रोफाइलिंग का। और डीएनए प्रोफाइल करने के बाद उसको निकाला गया है आपकी बॉडी से और उसके बाद डीएनए को एडिट किया गया है। ठीक है, ये डीएनए की जो एडिटिंग है ये अभी तक सिर्फ 2 ही टेक्नोलॉजी से होती है। वो है आपकी CRISPR-9 टेक्नोलॉजी। ठीक है, CRISPR-9 टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट न्यूज़ के अंदर रहता है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये आपका CRISPR-9 टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होता है डीएनए की एडिटिंग करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि विक्टोरिया ग्रे जो है वो बचपन से, यानी 3 महीने की वो जब थी तब से उनको सिकल सेल एनीमिया हो गया था। एनीमिया होता है आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। सिकल सेल क्या है? इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो आपके रेड ब्लड सेल होते हैं वो आप लोगों को ऐसे दिखाई देते हैं, राइट? बिल्कुल गोल गोल वो दिखाई देते हैं। लेकिन ड्यू टू जब ये बीमारी होती है सिकल सेल, तो वो अपनी पोजीशन कुछ बदले हुए होते हैं और ये बच्चों में ही मोस्ट होती है, फिर पूरा लाइफ तक उनको ये सहनी पड़ती है। तो कैसे नॉर्मल जो आपका ब्लड का सेल है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देना चाहिए, इस टाइप से, लेकिन अब वो दिख रहा है अलग तरीके से, राइट? तो उसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो इसमें चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहता है पूरे फुल बॉडी के अंदर। इसके अलावा उनको स्ट्रोक का खतरा रहता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखती है। ये जो आपके CRISPR-9 जो टेक्नोलॉजी थी, सॉरी नॉट साइपर, इसके लिए जिन्होंने इसका निकाला था उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2022 के अंदर। ठीक है, 2020 के अंदर इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। खैर, ये आप समझ पाए होंगे कि सिकल सेल की प्रॉब्लम क्या है। अब हम देखते हैं कि इंडिया के लिए उम्मीद कैसे लेके आते हैं। तो पहली बार ये विक्टोरिया ग्रे जो है उनके ऊपर लगाया गया। यूके की ये निवासी हैं और इनके ऊपर इसका इस्तेमाल करने के बाद ये अब 35 वर्षीय जो महिला हैं ये अब सिकल सेल की बीमारी से, बचपन में जो 3 महीने की थी तब ये होनी थी, उनसे अब ये फ्री हो चुकी हैं। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर यही है कि आपकी जो बोन मैरो होती है, यानी कि कोहनी की जो आपकी हड्डी होती है उसके अंदर बोन मैरो आपकी होती है, वहाँ से आपके लिए सिकल सेल्स को बाहर निकाला जाता है। इनको सोमेटिक सेल भी बोलते हैं। मतलब बेसिकली अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा है तो आप समझेंगे कि हर बॉडी का सेल सोमेटिक सेल होता है, राइट?
कुछ सेल्स को छोड़ के। तो इनको सोमेटिक या बॉडीली सेल्स भी बोलेंगे। इनको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इनको बाहर निकालने के बाद आपका किया जाता है इनके ऊपर एडिटिंग। हमें पता है कि जीन जो होते हैं उनके अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्या होता है जीन, देखिए मैं आपको कुछ समझाती हूँ। सबसे पहले हमें समझना होगा डीएनए क्या है। दिस इज़ योर डीएनए, डबल हेलिक्स से होता है। डीएनए के अंदर बहुत सारे आपके जीन होते हैं। इधर जीन है, इधर जीन है, इधर है, फिर इधर एक जीन है, इधर एक जीन है। और ये ऐसे जीन होते हैं जो कि पेयर बनाते हैं आपका, जैसे कि थीडेमाइन जो होता है वो एंडेनाइन के साथ पेयर बनाते हैं, गिमाइन के साथ पेयर बनाते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये आपस में पेयर बना के ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो पेयर बना रहे हैं आपस में, देखिए ऐसे अलग अलग डिफरेंट कलर आपको दिखाई देगा डिफरेंटली। तो ये जब आपस में पेयर बना रहे हैं ये होते हैं आपके जीन्स के पेयर, ठीक है। यानी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे रखी गई है। जैसे आपने कोई एसएमएस भेजा और आपने उस एसएमएस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि मेरा मान लीजिए कि बर्थडे ये है या किसी आपके रिलेटिव का बर्थडे ये है। अब ये क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन के एसएमएस को यहाँ पे उन्होंने इनक्रिप्ट करके रखा हुआ है। ये आपका एक एसएमएस, ये जो एक बॉन्ड बनता है वो एक तरीके का एक इन्फॉर्मेशन का मैसेज है। अब मान लीजिए आपका कोई एक ऐसा जीन है, यही जीन है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका जीन है ना, इसके अंदर आपकी ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको सिकल सेल अमेनिया है, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि डीएनए हर सेल में होता है और हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ पता नहीं कितने सेल हैं, राइट। ट्रिलियंस में जाके ये बात है, इतने ज़्यादा सेल्स और उनके हर के अंदर डीएनए है, उनके हर के अंदर जीन है। अब आपके किसी एक सेल से अगर उस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर दिया जाएगा, अब हम क्या करेंगे, CRISPR-9 की टेक्नोलॉजी के पास यहाँ पे आएंगे। लैब में इन सेल को निकाला जाएगा और इस टेक्नोलॉजी से हम जो ये हमारा आपका जीन है इसको एडिट कर देंगे। एडिट करके क्या किया जाएगा, एडिटिंग करने के बाद इस जीन के अंदर आप कुछ और डाल देंगे। आप इस सिकल सेल को हटा देंगे और आप कोई और इन्फॉर्मेशन जो कि आपका ये वाला पेयर था उसी को यहाँ पे वापस रख देंगे, मतलब एडिट करके कुछ ऐसा बना देंगे। अब क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए से ख़त्म हो गई है, बिल्कुल इरेज हो गई है, तो अब आपको सिकल सेल एनीमिया नहीं रहेगा, इस सेल में नहीं रहेगा, लेकिन बॉडी के अदर सेल्स में अभी भी है। अब आपका जब ये बॉडी के बहुत सारे सेल्स को वापस डाला जाएगा, बल्कि इनमें सिर्फ इरेज नहीं किया जाता, बल्कि इसके अंदर ये भी डाला जाता है कि कैसे जितने भी सिकल सेल के आपके और इन्फॉर्मेशन है उन सभी को डिलीट कर दो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भी इसमें ज़्यादातर डाली जाती है क्योंकि सबसे पहले जो CRISPR-9 का यूज़ किया गया था ना, वो किया गया था आपके एक बैक्टीरिया से प्रोटीन लेके, ताकि हम लोग जो हमें एक बीमारी होती है सिकल सेल से रिलेटेड, उससे किस तरीके से बचा जा सके। तो हम आगे देखते हैं। तो अब ये सेल जब इनको बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर वापस से डाला जाएगा, तो अब ये क्या करेंगे, अब आपकी बॉडी जो यहाँ पे आपका जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये सेल्स वापस जाएंगे और जितने और सेल्स हैं अब ये खुद ब खुद उन सेल्स को जिनमें आपके सिकल एनीमिया की आपकी बताई गई है उन सभी को जाके ख़त्म कर देंगे, उस इन्फॉर्मेशन को मार देंगे, ठीक है। लेकिन उससे सेल को कोई नुकसान नहीं होगा। बेसिकली ये दो तरीके से काम करने वाला है। क्या करेगा कि आपका जो आरएनए होता है ना इन्फॉर्मेशन वाला, उसके ऊपर जाके चिपक जाएंगे और उस इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन का सिंथेसिस बनाने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो कभी भी सेल से बाहर नहीं आता है, वो आरएनए को बनाता है। और इसी से हमें पता चला कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आरएनए भी होता है जो कि सिंगल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स नहीं होता है। ये इन्फॉर्मेशन लेता है डीएनए से और जाके डीएनए से ये कहता है फिर किसी जो हमारे रिसेप्टर होते हैं उनके पास जाके कहता है कि ये प्रोटीन बना दीजिए। फिर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि डीएनए ने ये प्रोटीन बनाने को बोला और उसके बाद वो उस प्रोटीन को बनाते हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये आई गेस ये इतना अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो फिर बस इसको याद रखना है। ऑलमोस्ट हम सब कुछ कर चुके हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं कि इंडिया के लिए उम्मीद की जब बात हो रही है तो वो कैसे हो रही है, राइट। चलिए ग्रीन से लेते हैं, क्योंकि ग्रीन बेसिकली एक कलर है, लाइट जो होती है वो होती है अच्छे के लिए। क्यों है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर आपको
सबसे ज़्यादा मरीज मिलेंगे किसी भी आपके जो किसी भी कंट्री के अंदर और होंगे, राइट। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के मरीज आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक स्टडी करवाई गई थी इंडिया के अंदर, जो कि करवाई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा, प्लस में आईसीएमआर क्या होता है, मोटा आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, एंड आईसीएमआर आपका हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन दोनों ने जब एक साल की 2020 का एक सर्वे करवाया, जिसमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे देखा गया, उनमें से आपके 30 से 40 हज़ार लोग, 30 to 40 के जो पीपल थे, बच्चे थे, उनमें ये बीमारी देखने को मिली, सिकल सेल एनीमिया देखने को मिला। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है एनीमिया की, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये इंडिया में अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो ऑलमोस्ट 8.57% के तकरीबन निकल के आती है। यानी कि 140 करोड़ लोगों में से हम मान सकते हैं कि मोटा मोटा आपका ऑलमोस्ट 13 करोड़ जो लोग हैं, उन लोगों को ये सिकल सेल की बीमारी है। तो इंडिया के लिए हेल्प होगा अगर हम इस टेक्नोलॉजी से इंडिया के अंदर भी जीन एडिटिंग करना शुरू करें तो। और यहीं पे आज का ये आर्टिकल ख़त्म हो जाता है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल पेज पे, जो कि हमारा आर्टिकल यूपीएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 में आईआर के अंदर कहाँ पे क्यों क्या सवाल बन सकता है, ये लिखा गया है आपका बाय सी राजा मोहन द्वारा। और वो सवाल उठाते हैं कि जैसे क्वाड जैसे और जो कुछ कंट्रीज़ हम देख रहे हैं पहले से, क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, क्वाड के अंदर आपकी 4 कंट्री आती है। पहली आपकी होती है यूएसए, दूसरी आपकी होती है इंडिया, और थर्ड आपकी यहाँ पे आएगी ऑस्ट्रेलिया, एंड फोर्थ आपकी होगी जापान। ठीक है, तो क्वाड के अंदर आपकी 4 कंट्रीज़ आती हैं, और ये 4 कंट्रीज़ में से जो 3 कंट्री है ना, वो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते बदल रही हैं चाइना के साथ। मतलब कि बेसिकली थोड़ा सा जैसे क्वाड का एक कहीं ना कहीं मकसद था कि उनको चाइना को भी बेसिकली मैनेज करना है, काउंटर करना है। लेकिन ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये थोड़े से चाइना के साथ जो उनकी हॉस्टिलिटी है उसको थोड़ा सा नरम पड़ते हुए वहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सवाल आपसे मेंस में पूछा जाएगा, क्या ऐसा करना ठीक है, इंडिया को भी ऐसा कर लेना चाहिए? क्योंकि जब क्वाड का इंडिया मेंबर है तो क्या इंडिया को ऐसे नहीं जाना चाहिए? अदरवाइज़ इंडिया की जो रिश्ते हैं वो इन 3 कंट्रीज से फिर कैसे जुड़े हुए होंगे, अगर एक ग्रुप का हिस्सा रहते हुए वो बिल्कुल अलग चलता है। तो मेंस के अंदर ऐसा सवाल आ सकता है। उसी सवाल का यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो सी राजा मोहन जी कहते हैं कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएसए के साथ जब आपके मिलते हैं जी जिनपिंग तो उनके रिश्ते थोड़े से हमें ठीक दिखाई दिए। कब मिले थे ये? एपिक के आपके एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो होता है कोऑपरेशन, उसके समिट हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, कहाँ है सैन फ्रांसिस्को? यूएसए के अंदर ही है। तो उसका जब समिट हुआ था तब वहाँ पे ये मिलते हैं और कुछ ना कुछ जो उनके रिश्ते हैं उनको बेहतर करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अब जो ऑस्ट्रेलिया के आपके काउंटर पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो भी वहाँ पे उनको मिलने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, चाइना के अंदर। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के जो आपके हैं, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे वो गए हुए हैं पीएम चाइना के जी जिनपिंग से मिलने, और वहाँ पे उनके रिश्ते भी थोड़े से हमें ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर अगर हम बात करें जापान की, तो जापान पे भी अब जी जिनपिंग ने अभी आगे आने वाले 2-4 दिनों में मीटिंग फिक्स की हुई है, और हमें लगता है कि चाइना की तरफ से वो जापान में जाने वाले हैं। तो यानी कि चाइना कहीं ना कहीं इन सभी देशों से अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहा है। क्या इंडिया को ऐसा स्टेप लेना चाहिए? तो हमें पता है कि इंडिया अभी तक चाइना के साथ ठीक टर्म्स पे क्यों नहीं आ रहा है। इंडिया के और चाइना के बीच में अभी भी हॉस्टिलिटीज़ बनी हुई हैं। उसका कारण आपका है क्योंकि इंडिया और जो चाइना का आपका स्टैंड ऑफ है, यानी कि इंडिया में जो लद्दाख का स्टैंड ऑफ है, इंडिया के लद्दाख पोर्शन के ऊपर चाइना 2020 से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ पार्ट्स को उसने अपने अंदर लिए हैं और वो वहाँ से अब वापस नहीं जा रहा है। इधर लद्दाख की ये बाउंड्री है, इधर चाइना के सोल्जर्स खड़े हुए हैं और इधर हमारे इंडिया के सोल्जर्स भी गन लेके खड़े हुए हैं। ठीक है,
वो लोग भी यहाँ पे खड़े, और ये 3 साल हो चुके हैं अभी तक। इसके बीच में आपका शंघाई कॉरपोरेशन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन, इसके बीच में ही आपका रशिया यूक्रेन वॉर आ जाता है, जहाँ रशिया और जो चाइना है वो एक दूसरे के साथ मिल गए थे, और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के बाद इंडिया का भी कॉपरेशन चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाटो के खिलाफ जा रहे थे, राइट। वो कह रहे थे कि यूनिपॉपुलर होने की ज़रूरत ही क्या है वर्ल्ड में, हम लोग मल्टी भी तो हो सकते हैं, राइट। मल्टी पॉपुलर, ये क्या होता है मल्टी? मल्टी का मतलब होगा कि एक ही कोई आपकी सुपर पावर नहीं है, और रशिया भी आपकी पावर है, चाइना भी पावर है, इंडिया भी इधर से पावर बन जाएगा, उधर यूएस से भी पावर है, तो इस तरीके से हम हो सकते हैं। लेकिन आज का जो बेसिकली हम देखें तो आज का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यूएस से एज अ सुपर पावर की तरह काम करता है, वो रशिया को कभी भी मंजूर नहीं है। हमेशा से रशिया की और यूएसए की बस प्रॉब्लम यही रही है, क्योंकि रशिया को वो लोग यूरोप के में नहीं मानते, और अलग एंटिटी भी उसको नहीं माना जाता है, एशिया के अंदर डाल दिया गया है। तो ये रशिया के लिए एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि जब यूएसएसआर होता था तो वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अभी जो आपका यूरोप है उसको भी अपने अंदर रखता था, तो उनको एज ए कॉन्टिनेंट के अलग से मिल सकती थी, या उनको एज अ बिग पावर का स्टेटस दिया जा सकता था, वो उनके साथ नहीं किया गया। तो ये प्रॉब्लम रशिया को रही है अमेरिका से। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपना उस समय स्टैंड बनाए रखा। इंडिया ने बोला कि मैं चाइना आ जाऊंगा, मैं शंघाई कॉरपोरेशन जो हो रही है आपकी शंघाई के अंदर ही होगी ये चाइना में, मैं उसके अंदर एज अ पार्ट बन जाऊंगा क्योंकि मेंबर कंट्री हूँ, ठीक है। लेकिन पहले आपको लद्दाख के स्टैंड ऑफ को ख़त्म करना होगा, ठीक है। ये इंडिया की शर्त रही थी। चाइना हमेशा से लगा हुआ है लगातार कि तुम लद्दाख का जो स्टैंड अप है ना उसको थोड़ा सा अलग रख दो, उसको अलग कर दो, और हम लोग क्या करेंगे कि हम और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर पॉलिटिकल जो रिश्ते हैं, ट्रेड के रिश्ते हैं, उनको हम अलग से रखेंगे, ठीक है। तुम उस मुद्दे पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ऐसा हमेशा चाइना कहता आ रहा है। लेकिन इंडिया को ये मंजूर नहीं है। इंडिया कहता है कि इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा लद्दाख का एरिया है। न्यू दिल्ली बिल्कुल भी इस बात के लिए खुश नहीं है, वो नहीं चाहती है, और यही राय दे रहे हैं सी राजा मोहन जी। वो कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर यूएस और चाइना के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी उधर जा रहा है, जापान के साथ भी शायद वो अच्छे कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना बस अपनी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसको आ रही है ना इनके रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, वो उनको ख़त्म करना चाह रहा है। और दूसरी बात, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना के कोई लैंड बाउंड्रीज नहीं आती हैं। इवन जापान के साथ बस मैरीटाइम बाउंड्री है, यानी कि पानी की बाउंड्रीज का डिस्प्यूट रहता है, लेकिन वो भी इतना बड़ा नहीं है जितना इंडिया के पास। और इंडिया की इसी वजह से चाइना के साथ अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। तो इंडिया को अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी के ऊपर ही रहना चाहिए और उसको नहीं देना चाहिए, राइट। उनको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे रिश्ते शायद जितना लगा रहे हैं उतने नहीं होंगे यूएस के और चाइना के। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि ये रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं होंगे, ये रिश्ते तो अच्छे होने ही हैं एक दिन, ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछले 40-50 सालों से हम लगातार यूएस और चाइना का अगर एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि कैसे यूएस से और चाइना के रिश्ते हमेशा कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत दूर, कभी फिर से बहुत अच्छे, इस पैराडिगम में शिफ्ट होते ही रहते हैं। लेकिन इंडिया रेदर देन इन्फ्लुएंसेस बाय यूएसए, क्योंकि इंडिया की अब जो पावर है जियोपॉलिटिक्स में वो अमर्ज कर रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लगातार। तो इंडिया को अभी उसके जो पार्टनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, उनके साथ फ़ायदा उठाना चाहिए जस्ट इस चीज़ के लिए कि वो जो आपकी जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर वो अपनी और पावर को, इंस्टीट्यूशन को बढ़ा सके। जैसे कि G20 में इंडिया ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर ग्लोबल लीडर बनते हुए इंडिया कह रहा है कि ठीक है मैं ऐसा करूँगा। तो इंडिया लगातार उसके अंदर उभरता हुआ नज़र आ रहा है, और इंडिया अगर खुद को एज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी की तरह ज़रूरत करे, उभरे, तो शायद उसको यूएसए के इतने साथ की ज़रूरत रहेगी ही नहीं। तो ये अभी इंडिया को करना चाहिए, बिल्कुल उसका जो स्टैंड है उसको उसी के ऊपर खड़ा रहना चाहिए। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आ जाता है मेंस के अंदर, तो आपका आंसर भी कुछ इसी तरीके से फ्रेम होना चाहिए विद फैक्ट्स। आप बताएंगे क्या क्या कारण है, और उसके बाद आप अपने आंसर को यहाँ पे
दिखाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है आपका एडिटोरियल पेज के बाद जो आइडियाज़ पेज आता है वहाँ से, और ये बात करता है, लिखा गया है माधुरी कनितकर के द्वारा, और ये खुद आर्मी के अंदर 43 ईयर्स के लिए अपनी सर्विस दे चुकी हैं। ये कहती है कि इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन इन आर्म फोर्सेस, कहाँ पे बात होगी, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस में आपका आएगा। आपसे सवाल किया जा सकता है कि ये जो फैसला है होमोसेक्सुअलिटी की, मैरिजेस वगैरह का, उन लोगों का या ट्रांसजेंडर का आर्मी के अंदर आपका इंक्लूजन करने का, क्या ये ठीक है, आपके द्वारा क्या है। एक आपका ये आ सकता है जीएस पेपर 4 के अंदर भी, क्योंकि वो इथिक्स का पेपर है और एज अ आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी क्या लगता है कि इथिकली और मॉरली ये चीज़ें ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सवाल बन सकता है। तो उसके आंसर के लिए पहली बात तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जो भी आपके लग रहा है कि सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि वनरेबल हैं, जिनको ज़्यादा सहन करना पड़ा है, तो उनके उसमें आप लोगों को हमेशा थोड़ा सा अपने आप सिंपैथाइज रहना चाहिए। खैर, हम देखते हैं कि यहाँ पे माधुरी जी जो है वो लिखते हैं कि कितने साल हो गए हैं लगातार एक्सेप्टेंस जो है आर्मी के अंदर वो बढ़ रही है कि ट्रांसजेंडर को लेके कि ठीक है हम लाएंगे उनको। ये कहती है कि इसमें ट्रांसजेंडर जो है वो एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जिनका क्रोमोसोम्स की मिक्सचर की वजह से, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है उनकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, या तो वो एज अ मिक्स्ड जेंडर आइडेंटिटी उनकी बन गई है कि वो वुमन भी हैं मैन भी हैं, या उनके जेनिटल जो हैं वो ऊपर से वुमन के हो सकते हैं, बिलो दे कैन बी ऑफ मैन। तो ये जो है ये मिक्स जेंडर की तरह निकल के आते हैं, और उनकी या फिर हो सकता है कि वो फिजिकली ना हो कि मेंटली एज अ डिफरेंट जेंडर, आपका इमोशनली डिफरेंट जेंडर हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो एज अ जो सिंपल हमारा जो हेट्रोसेक्सुअल समाज है उसके अंदर वो लोग फिट नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे माधुरी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, और वो है कि नेचर खुद में बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके, जो प्रकृति है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत उलझी हुई है, बहुत मुश्किल है, और उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं कि आपको बहुत विभिन्नताएं दिखाई देंगी वहाँ पे, और उन्हीं विभिन्नताओं का एक दृश्य जो है वो हम देख पाते हैं ह्यूमंस की स्पीशीज़ के अंदर भी, राइट। तो इसको ऐसा कहना, अगर कोई इंसान ऐसा बोलता है कि ये अननेचुरल है, तो मेरे हिसाब से वो इंसान शायद नेचर को, शायद प्रकृति को किसी भी तरीके से किन्हीं भी मायनों में समझता नहीं है, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी अननेचुरल नहीं हो सकता, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी की बात हो या फिर आपके ट्रांसजेंडर की बात हो। प्रकृति के अंदर बहुत विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी अनगिनत आपकी स्पीशीज़ हैं, अनगिनत पेड़ हैं, और उन सब के बावजूद हमें पता है कि टेम्परेचर ये सारे मायने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक नेचर का ही रूप है आपका। तो मेरा भी बिल्कुल यहाँ पे मैं अग्री करती हूँ ऑथर के साथ। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि अभी जो आपका नालसा जजमेंट हुआ था 2014 के अंदर, नालसा जजमेंट क्या बोलता था, नालसा जजमेंट जो था वो आपको ट्रांसजेंडर को सर्विसेज के अंदर आने की आपको अपॉर्चुनिटी देता था, क्योंकि उससे पहले लैक ऑफ एजुकेशन रहती थी। पता है, एक छोटे बच्चे को अगर उसको बचपन में पेरेंट्स को जब समझ में आ जाता है कि ये ट्रांसजेंडर है, तो उनको वहाँ से घर से निकाल दिया जाता था, घर पे रहने नहीं दिया जाता है, सोशल स्टिग्मा की तरह इसको देखा जाता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है कि कैसे एक पेरेंट जो एक बच्चे को बहुत प्यार करते रहे कुछ सालों तक, लेकिन उसके बाद सडनली वो समाज से डरकर उनको अपने से ही अलग कर देते हैं। और इसके अलावा यही कुछ कारण है कि वो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं मिल पाती है। बचपन में ही अगर उनको घर से निकाल दिया जाता है तो पढ़ नहीं पाते हैं, जहाँ पे वो एज अ ग्रुप जाके रहते हैं उनको मजबूरी में भीख मांगनी पड़ती है। तो ये नालसा एक्ट कहता है कि अब से उनको अपॉर्चुनिटी मिला करेंगी, वो लोग पढ़ाई किया करेंगे। उसके बाद आपका आता है एक और एक्ट जो कि था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर जो पर्सन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनके जो अधिकार हैं उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए ये एक्ट आपका लाया जाता है 2019 के अंदर। और अब एक एडवाइजरी बॉडी है, ये आपके अधिकारों की पहले और बात करता है। अब एक इसी एक्ट के अंतर्गत एक एडवाइजरी बॉडी को बिठाया गया है जो कि बात करने वाली है आपके कि आर्म फोर्सेस के अंदर भी ट्रांसजेंडर्स को भर्ती किया जाए, उनको भी वहाँ पे जगह दी जाए, क्योंकि वो भी अपने देश के लिए
आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कहती हैं कि देखिए आर्मी को जाना जाता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के लिए, ठीक है, कि आर्मी के जो मैन होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, वो सभी बहुत हार्डली डिसिप्लिन्ड वो लोग रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए, जैसे वुमन जो है, जैसे औरतों को एक्सेप्ट करना आर्मी के लिए इतना आसान ना था, लेकिन आज जब वो स्टार्टिंग में उनको एक्सेप्ट किया गया तो सिर्फ आर्मी के जो मेडिकल स्टाफ होता है, एज अ मेडिकल स्टाफ उनको एक्सेप्ट किया गया था, नर्सिस के रूप में किया गया था, या फिर जो आपकी डॉक्टर्स होते हैं उसी रूप में उनको आर्मी के अंदर एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन उन्होंने उनके ऊपर जब पहला एज अ आपका जो बैच है उसको लिया गया, तो उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि जो वुमन है वो किसी से कम नहीं है, और आर्मी ने फिर उनको एज अ कैडेट भी, बल्कि अभी तो एज अ कमांडो भी उनको भर्ती करने की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना दिखाया है कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं। इसी तरह ऑथर ये मानते हैं कि ट्रांसजेंडर को भी इसी तरीके से आपको पहले वो करना चाहिए कि धीरे धीरे आप एडमिशन जरूर लीजिए उनका, लेकिन क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने पड़ेंगे। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका सिर्फ मेल सेंट्रिक या फीमेल सेंट्रिक हो सकता है, क्योंकि फीमेल भी कई बहुत टाइम से अब अंदर आ चुकी हैं, आर्मी के अंदर अपनी जगह बना चुकी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका घर होता है, आर्किटेक्चर जो भी होता है, बेसिकली रहने की जगह, बाथरूम, अलग से सोना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी अभी काम करनी बाकी हैं। और इसी वजह से ग्रेजुअली धीरे धीरे इन सभी चीज़ों पे काम करके उन्हें अलग अलग जो ब्रांचेस हैं आर्मी की उनके अंदर एडमिशन देना चाहिए, ठीक है। सो यही कहते हैं कि ये जो आपका स्टेप होगा ये हेल्प करेगा कि जो समाज आपके ट्रांसजेंडर लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता है, एक तो हो सकता है कि उनके लिए इज्जत समाज के दिल में आए, क्योंकि आर्मी के लिए इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी जो है वो आर्मी को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देखती है, आर्मी के जो पर्सोनल है उनको बहुत रिस्पेक्ट करती है, उनके डेडिकेशन के लिए, जो कि करना भी चाहिए, जो कि वो हमें सेफ भी रखते हैं। तो इसी तरीके से हो सकता है कि सोसाइटी का यहाँ पे एज अ जर्नल जो देखने का नज़रिया है वो भी बदल जाए, तो इट्स अ गुड स्टेप। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं एडिटोरियल पेज पे, जो कि पहला आर्टिकल हमारा बात कर रहा है रेस्क्यू मिशन के बारे में। सबसे पहले देखिए, ये जो आप फोटो अभी देख पा रहे हैं ये है आपकी पूरी की पूरी टनल। अच्छा हुआ इन्होंने आज दे ही दिया, मुझे खुद से नहीं बनानी पड़ेगी और आप लोगों को मेरी गंदी ड्राइंग भी नहीं देखनी होगी। खैर, ये जो आपकी टनल है, यहाँ से आपके जो ये आप देख पा रहे हैं दिस पार्ट, यहाँ पे आपके ये जो लेबर हैं वो फंसे हुए हैं, ठीक है। 41 लोग हैं ये, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे फंसे हुए, आगे से इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। टनल का इतना भाग पूरा का पूरा भरा हुआ है, डेब्रीज से भरा हुआ है, ठीक है। ये फुल भरा हुआ टनल का पोर्शन है। देखिए ज़रा यहाँ ध्यान से, यहाँ बाहर से इनको निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, और अब ये कह रहे हैं कि 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनको निकाला नहीं गया, रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। जस्ट एक छोटी सी पाइप, वहाँ पे 6 इंच की जो पाइप है वो वहाँ से अंदर जाती है, जिसके थ्रू उनको खाना वगैरह दिया जाता है, और वो लोग वहाँ पे ज़िंदा अभी फंसे हुए हैं। कोई उम्मीद है सिर्फ और बाहर निकलने की इच्छा है। खैर, अभी हम देखते हैं कि पहला, अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 आपके जो रेस्क्यू प्लान अभी भी चल रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, 5 तरीके से वो रेस्क्यू करना चाहती है। पहला जो आपका रेस्क्यू प्लान है वो है यहाँ से सिलकियारा के एंड से, जो आपके सिलकियारा टनल है उसके एंड से ये किया जा रहा है एक अमेरिका की ओगर मशीन के नाम से, इसको अमेरिकन ओगर मशीन बोला जाता है, और ये यहीं से कोशिश कर रही है कि कैसे यहाँ से अंदर जाया जा सके, ठीक है। तो ये जो मशीन है इसी के थ्रू ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से अंदर जाना चाहते हैं। 55 मीटर की ये डेब्रीज यहाँ पे, यानी 55 मीटर तक आपकी जो डेब्रीज हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं। तो ये जो टनल है, ये जो मशीन है, इसको 55 मीटर तक अंदर अच्छे से खुदाई करने के बाद यहाँ पे पहुँचना होगा, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा
आगे वाला पोर्शन है जहाँ से निकलना है। सेकंड ये आपको प्लान बताते हैं कि सेकंड यहाँ पे किया जा रहा है रेल विकास निगम द्वारा, जो कि 168 मीटर लंबी आपकी एक और अलग वाइड पाइप बनाना चाह रही है। ये देखिए यहाँ पे RVL की हॉरिजेंटल आप माइक्रो ड्रिलिंग देखेंगे कि एक चौड़ी यहाँ पे टनल बनाएंगे, जिसके थ्रू ये लोग इधर से, ये जो लेबर यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, ये जो फंसे हुए हैं वहाँ पे लोग वो बाहर निकल पाएंगे। थर्ड आप देखेंगे कि थर्ड यहाँ पे किया जा रहा है SGVN द्वारा, सतलुज विद्युत निगम द्वारा। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, सतलुज जल विद्युत निगम ये कर रहे हैं कि ये 1.2 मीटर वाइड वर्टिकुलर होल खोदने वाले हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि ये ऊपर से, जो टनल के ऊपर का एरिया ना, तो हमें पता है सुरंग होती है तो सुरंग तो ज़मीन के नीचे से होती है, तो ये ज़मीन से खोदते हुए और सुरंग को जब आएगी तो वहाँ से ऊपर से खोदेंगे ताकि ये जो लोग यहाँ पे फंसे हुए वो लोग यहाँ से बाहर आ सके। फोर्थ आपका किया जा रहा है ONGC के द्वारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ये होता है, जो कि 325 मीटर डीप आपकी वर्टिकल ड्रिलिंग करने वाली है, थोड़ा पीछे से, यानी कि जो एंड है आपका यहाँ पे, अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, इसका कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ से ये आपका जो है करने वाली है। और ये जो है 5 तरीके से कंस्ट्रक्शन रेशियो है, कहीं ना कहीं पांचवा जो है वो इधर से अंदर आने की भी कोशिश करी, यानी कि आप अब हम देख सकते हैं कि 3-4 तरीके जो हैं उनमें किस तरीके से आपका अंदर जाया जा रहा है। पहला तरीका है जो कि टनल के फ्रंट से अंदर जाने का है, दूसरा तरीका है टनल के एंड से अंदर जाने का, तीसरा आपका तरीका है वर्टिकली आपको टनल की साइड से लाने का, फोर्थ एंड फिफ्थ जो लोग हैं वो आपकी कोशिश कर रहे हैं टनल के ऊपर से नीचे जाने की। तो ये रेस्क्यू मिशन फिलहाल अभी चल रहे हैं, इनका रिजल्ट क्या आता है वो हम देखेंगे और कौन इनमें से सक्सेसफुल होता है सबसे पहले पहुंचने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो बात करता है कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हमास को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आता है इंडिया का, ठीक है। और ये एज ए एग्जांपल आप यहाँ पे ऑफ कोर्स IR के आंसर में मेंस में तो लिख ही सकते हैं। क्या हुआ है, इजराइल ने अभी जो लश्कर ताइबा है ना, लेट जिसको बोला जाता है, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। आप कहेंगे लश्कर ताइबा से इंडिया का क्या रिश्ता है? बहुत ही पुराना रिश्ता है इंडिया का रिश्ता जो है लश्कर ताइबा से वो है 26/11 का। 26/11 क्या हुआ था? 26/11 को मुंबई के अंदर अटैक हुआ था, जहाँ से हमें कसाब जो था वो मिला था और उसने मुंबई के अंदर जो आपका ताज होटल है वहाँ पे यहाँ पे इतना बड़ा अटैक किया गया था, वो है हमारा 26/11। तो जस्ट क्योंकि अभी 15 साल होने वाले हैं इस अटैक को, 15 साल होने वाले हैं, तो इस अटैक का जो है मुंबई के ऊपर हुआ था, इसकी 15th एनिवर्सरी आ रही है। और इसी से जस्ट कुछ दिन पहले, बल्कि एक ही दिन, उसी के दिन क्या किया है, इजराइल ने इसको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया कि हमारे लिए भी एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या चाहता है, कुछ लोगों का मानना है कि इजराइल इसीलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया भी हमास को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे। ठीक है, मान ले। अभी हम देखते हैं कि और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। इंडिया का स्टैंड पहले दिन तो ऐसा ही था कि उन्होंने टेररिस्ट उसको बोला था, लेकिन UN के अंदर भी जो 2 रेजोल्यूशन पास हुए उसमें भी एक में इंडिया ने खुद को एब्सटेंड किया कि मैं वोट नहीं दे रहा हूँ। कारण यही था कि उन्होंने हमास को एज अ उसके जो अटैक थे उनको वहाँ पे दिखाया नहीं गया था, इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया ने अपनी वोट भी नहीं दी थी। तो इजराइल को ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया अभी जो है इसको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देता है, तो उसके लिए ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आने को उसको एक साथ और मिल जाएगा, एक दोस्त की उसको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ है। फिलहाल 6 कंट्रीज़ ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपका घोषित किया हुआ है। पहला इसमें से 6 नहीं मानी जाएंगी, ये टोटल आपकी हो जाएंगी ऑलमोस्ट 34 के करीब। कैसे देखते हैं, पहला जो किया वो EU ने किया है, यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर आपकी 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं, यानी कि EU ने कर दिया तो 27 मेंबर कंट्रीज़ ने भी कर दिया है। इन्होंने इसको 2001 में ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था, जब आपके 9/11 का अटैक हुआ था। ठीक है, तो वो कब हुआ था? वो अमेरिका में हुआ था 9/11 का। फिर हम चलते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ। यहाँ पे सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, जिसने इसको एज अ आपका किया हुआ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उनको में से जो है उन्होंने सिर्फ पहले मिलिट्री की जो विंग है,
ठीक है। मिलिट्री की जो विंग है आपकी हमास की, जिसका नाम है द इज़ अल द अल कसाम ब्रिगेड्स, उसको 2023 के अंदर, उसको 2003 के अंदर एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने घोषित किया था, और 2022 में इन्होंने इस हमास की जो टेररिस्ट है इसको अपने क्रिमिनल कोड के अंदर भी डाल दिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड जापान, ठीक है, यूके, कनाडा एंड जापान ने भी यहाँ पे इसको क्या किया हुआ है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। और ये आपके 5 यहाँ पे हो चुके हैं। और सख्त है आपका पैराग्वे 2019 में पैराग्वे जो पहली ऐसी साउथ अमेरिकन कंट्री बनती है जिसने ऐसा स्टेप लिया था। और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में तो हम लोग भूल सकते ही नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स तो लगातार वहाँ पे दिखाई दे ही रहा है। अब ये कहते हैं कि क्या इंडिया के अंदर कोई ऐसा रूल है जिसके अंदर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग सोचिए और मैं बताती हूँ कि बिल्कुल ऐसा है। किसके अंदर हो सकता है? ये होता है आपका यूपा के अंदर। क्या है यूपा आपका जो है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है आपका ये फर्स्ट शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन कितने शेड्यूल्स में बटा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन आपका बटा हुआ है 12 शेड्यूल्स के अंदर, और 25 आपके होते हैं यहाँ पे पार्ट, ठीक है। और फर्स्ट शेड्यूल जो है जिसमें और भी आपकी यूनियन टेरिटरीज वगैरह इन सब की बात होती है, उसी के अंदर आपका रखा गया है यूपा एक्ट को। और इसके अंतर्गत अभी इंडिया में 44 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हमने क्या माना हुआ है, आतंकवादी उनकी जो वो होती है एक्टिविटीज़ होती है उनको उसके अंदर रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ने की ज़रूरत है। क्यों लिखा गया अमिताभ सिन्हा द्वारा, और क्यों बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इमिशन जो है, कार्बन का जो इमिशन है, जो पेरिस क्लाइमेट के बाद हम लगातार रोकने की बात कर रहे थे उसको, वो अभी भी लगातार बढ़ रहा है। बल्कि बात क्या हो रही थी कि लगातार उसको घटाना है। आपका 10 साल के अंदर 50% से उसको कम लेके आना है, क्योंकि यही सॉल्यूशन है क्लाइमेट से लड़ने का। हमें 1.5 डिग्री का टारगेट हमने बनाया था कि 1.5 डिग्री से हमें ज़्यादा ऊपर क्लाइमेट को चेंज नहीं होने देना। यानी कि प्री जो इंडस्ट्रियल एरा था, आज से जो ऑलमोस्ट 200 साल पहले का जो था, उससे हमें अभी ऊपर नहीं जाने देना है, क्योंकि ह्यूमंस के लिए हर डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ता होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी वजह से ये हमने पेरिस क्लाइमेट के अंदर सभी के सभी जो वर्ल्ड के देश हैं ऑलमोस्ट, उन्होंने ये शपथ ली थी कि ठीक है हम ऐसा करेंगे। लेकिन जब आपके सर्वे करवाए जाए, जब अभी रिपोर्ट्स आई हैं, तो ये जो आपकी इमोशन रिपोर्ट्स है इनके अकॉर्डिंग ये अभी भी 1 बिलियन से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत बात है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि एवरेज 56 बिलियन का लगातार जो आपका CO2 है, कार्बन है, उसकी जिसकी लाइफ ऑलमोस्ट 5,500 साल, उसकी आधा जीवन है, कि आपने अगर आज उसको छोड़ा है तो आप 5,500 सालों तक उसको ख़त्म नहीं कर सकते। वो तो उसकी हाफ लाइफ है। तो उसकी फुल लाइफ जो होती है एनवायरनमेंट के अंदर, वो आप मान सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 11,000 से ज़्यादा सालों तक वो आपके एनवायरनमेंट में रहने वाला है। तो ह्यूमन की लाइफ कहाँ मैक्सिमम से आपकी 100 साल, और कहाँ वो 11,000 सालों तक वो हमने किसी ने एक ने छोड़ दिया तो वो रहने वाला। तो इट्स अ बिग थिंग, इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो रहा है। सेकंड कह रहे हैं कि वर्ल्ड ने जो आपके टारगेट सेट किए थे, वर्ल्ड ने क्या टारगेट सेट किए थे? देखिए यहाँ पे वर्ल्ड ने टारगेट सेट किया था कि जो भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो अभी विकासशील है, जिनका अभी विकास हुआ नहीं है, उनको क्या चाहिए? उनको वो एकदम से ऐसे आप कह रहे हो कि आप लोग गैस पे चले जाइए, इलेक्ट्रिसिटी पे चले जाइए, आप लोग पेट्रोल वगैरह को छोड़ दीजिए, तो उनकी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, क्योंकि उनके पास इतना ना ही मनी है और ना ही उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, राइट। कि ऐसे रिसोर्सेज भी तो नहीं है ना, आपको कुछ भी करना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उनके पास रिसोर्सेज होना भी ज़रूरी है। तो ऐसी कंट्रीज़ के लिए एक फ़ंड बनाया गया था, जो कि बनाया गया था ग्लासगो आपकी क्या थी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस जब होती थी आपके 2021 में, उसमें ये बोला गया था
कि आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एमिशन किया है, बहुत सारा जो उन्होंने पॉल्यूशन है वो फैलाया, और उन्हीं की वजह से क्लाइमेट चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं उनके यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, राइट। उन्होंने बिना सोचे समझे उसकी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि अब डेवलपिंग कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा उनका भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये बात देने के बाद वहाँ पे जाहिर हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो साल के 215 बिलियन जो हैं पैसे दिया करेंगी, डॉलर जो दिया करेंगी, राइट। ये डॉलर उनको देने होंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। लेकिन जब अब ये हिसाब लग रहा है कि क्या किसी ने पैरामीटर पूरे किए हैं, तो हिसाब में पता लगता है कि नहीं किए हैं। 215 तो अलग बात है, यहाँ पे 21 डॉलर बिलियन भी अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि आपका 10% भी नहीं आ पा रहा है जितना बोला गया था। तो वो अपने वादों को पूरा नहीं निभा पा रहे, ये बहुत ही गलत है। थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास लॉस एंड डैमेज का। लॉस एंड डैमेज जो है वो एक तरीके से बनाया गया था उन कंट्रीज़ के लिए जिनका आपका क्या होता था, उन कंट्रीज़ के लिए जिनमें आपको डैमेज हुआ है, ठीक है। आपका क्लाइमेट चेंज हुआ है, वहाँ पे बहुत सारा सी का लेवल मान लीजिए बढ़ गया है, और सी लेवल होने की वजह से उनकी कोई ऐसी सिटी थी जो सी के पास थी वो पूरी की पूरी सबमर्ज हो गई है, वहाँ पे डिज़ास्टर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंट्रीज़ के लिए बनाया गया था, और इसमें बनाया गया था कि सभी के सभी जो कंट्रीज़ है वो इन कंट्रीज़ को मिल के हेल्प करेंगी, राइट। क्या करेंगी? हेल्प करेंगी। तो एक तरीके से यह हेल्पिंग मैकेनिज्म था। लेकिन आज तक 1 साल हो गया इसको फंड को बने हुए, अभी तक इसमें कोई भी मनी नहीं है। नो मनी इज इट इज देयर, राइट। कोई भी यहाँ पे पैसा अभी तक नहीं डाला गया है। तो ये एक यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम है। तो अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइनेंस को, अब ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है, मतलब मोडेस्ट जो प्रॉमिस किया गया था कम से कम $100 बिलियन तो वहाँ पे दे देना चाहिए था ना, वो भी अभी तक यहाँ पे नहीं दिया गया है। टेम्परेचर कह रहे हैं कि लगातार, हम कह रहे थे कि 1.5 डिग्री से अभी ये बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि 8 महीने हो चुके हैं, 11 महीने हो चुके हैं आपके 2023 को, और उन 11 महीनों में से 8 महीने ऐसे हैं जिनमें आपका जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ऊपर गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 डिग्री तक जो है राइज पे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक ये जो 11 महीने हैं ना, लगातार हर महीने का एवरेज जो 2016 का आपका वार्मेस्ट ईयर था, या हॉटेस्ट ईयर जिसको बोल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा है, उसके रिकॉर्ड को 2023 अभी तोड़ने वाला है, राइट। तो उसका रिकॉर्ड 2023 होने वाला है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई दिया है। ये सब बातें हैं। राइस प्रोपोर्शन वगैरह की बात करें, हर दिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लास्ट में ये कहते हैं कि देखिए, अगर हमें कुछ चीज़ें लानी है तो कम से कम 2040 तक जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने साथ, जो उनके साथ जो डिजास्टर्स होने वाले हैं उनको रोका नहीं जा सकता है। अब उनको उन डिजास्टर्स के साथ जीना सीखना होगा, ठीक है। प्रिवेंशन की उनको अभी सोचनी चाहिए कि कैसे वो अपनी सेफ्टी रख सकते हैं, मिटिगेशन की रोज सोचनी चाहिए, क्योंकि अब जो आने वाला है जिस हिसाब से चल रहा है वो तो होगा ही। रिजल्ट्स, अब देखिए बेसिकली वही फिलॉसफी है, कर्मा वाली फिलॉसफी है कि अब जो भी एक्शन ले लिया गया है, एक काम अगर कर दिया गया है तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट वो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। वो अब आएगा और इसको अब चेंज नहीं किया जा सकता है, प्रेडिक्शंस नहीं है, ये फैक्ट के ऊपर बात हो रही है। तो जो कंट्रीज़ हैं, जैसे जो सी के ऊपर आपकी कंट्रीज़ बनी हुई है, उनको सी वॉल्स बना लेनी चाहिए, बड़ी बड़ी आपके सराउंडिंग में उनको क्या करनी चाहिए, दीवारें बनानी चाहिए। रेसिस्टेंट का उनको प्लान करना चाहिए कि कैसे वो ज़्यादा रिसेलियंट हो सकती हैं टेम्परेचर के प्रति, या फिर आपका जो फ्लडिंग होगी उनके प्रति, इन सभी चीज़ों के प्रति वो कैसे अपनी सेफ्टी को बढ़ा सकती हैं। बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्हें ज़्यादा अच्छे से बनाने की अभी ज़रूरत है, ताकि अगर भूकंप आता है बेसिकली, या ताकि जो भी आपके अदर जो आने वाले हैं उन सारी चीज़ों से वो लड़ सके। ऑथर कहते हैं कि बिल्कुल ये बात एक्सटेंट हो जाएगी कि ह्यूमन स्पीशीज़ ख़त्म ही हो जाएगी। शायद ऐसा नहीं होगा, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा। होगा तो ये होगा कि लोगों के लिए बस उनको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। लगातार हालात जो हैं अभी से वो ज़रूर ख़राब होंगे, दैट
कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बट ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस का एक्सटेंशन ही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है रेयर मेटल फाउंड इन सतलुज सैंड्स। व्हाट इज टेंटालम, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। क्या है टेंटालम? तो ये एक रेयर मैटर है। क्या है? रेयर मैटर। क्या है ये रेयर मैटर? मतलब कि टेंटालम जो है ये हमें सतलुज जो कि पंजाब से होके गुजरती है, इंडस के साथ में, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पे आपको टेंटालम मिलता है। ये इसको ढूंढा गया है डॉक्टर रश्मि के द्वारा, रश्मि सेबास्टियन उनका नाम है, और उन्होंने इसको ढूंढा है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर का काम करती हैं। ठीक है, तो डॉक्टर रश्मि जी द्वारा इनको ढूंढा गया है। और अब हम पूछते हैं कि ये टेंटाटलम है क्या एक्चुअली। ये जो टेंटाटलम है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है आपका 73, यानी कि इसके एक एटम के अंदर 73 आपको क्या दिखेंगे? प्रोटॉन दिखेंगे। ठीक है, और इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर आपका 73 है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है उसी तरीके से। और फिर हम देखते हैं कि अगर टेंटालम जो है वो अगर प्योर हो, मतलब कि अगर ये अपनी क्वांटिटी इसकी प्योर हो, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। हालांकि इसको बिना ब्रेक किए इसको कैसे भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, टूटेगा नहीं, इसको मरोड़ सकते हैं आप, इसको सीधी वायर बना सकते हैं आप, इसको कोयल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है कि ये आपका एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मतलब इनसॉल्युबल है, कि एसिड इसके आसपास भी रहेगा तो भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कि किस पॉइंट पे जाके ये पिघल जाएगा, वो बहुत ही हाई है, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, जो कि इसको क्या करता है, अगर कंपेयर किया जाए आपका प्लेटिनम के साथ, तो ये प्लेटिनम की तरह इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से प्लेटिनम से इससे को सस्ता बनाता है। कलर क्या है इसका? कलर है आपका ग्रे कलर। ओके, ग्रे कलर का ये आपका दिखाई देता है। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार इसको ढूंढा गया है, सबसे पहले इंडिया में इसको पहली बार ढूंढा गया है, लेकिन वर्ल्ड में इसको 1866 में ही ढूंढ दिया था जीन चार्ल्स द्वारा। ठीक है, जीन चार्ल्स द्वारा, और उन्होंने ये प्रूव किया था कि ये जो आपका टेंटालम है ये आपका जो नियोबियम होता है उस जैसा बेशक ये दिखाई देता हो, लेकिन ये नियोबियम है नहीं। तो उन्होंने जब ये प्रूफ किया था तब इसको एज अ अलग नाम दिया गया था। इसका इस्तेमाल की बात करें तो हमें दो चीज़ों का यहाँ पे पता चलता है। हमने पहले भी एक बार आर्टिकल में बात की है ग्राफाइट के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, जो कि कहाँ है, ग्रेफाइट के साथ इसका इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट से ये ज़्यादा अच्छा है बेसिकली अगर इसका इस्तेमाल होगा तो। ग्रेफाइट का इस्तेमाल हमें पता है होता है आपका इलेक्ट्रिक बैटरीज़ के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक बैटरीज़ या फिर आपकी जो फ़ोन के लिए यूज़ होगी, व्हीकल्स के लिए यूज़ होगी, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रेफाइट का कहाँ मिलता है? चाइना के अंदर। ठीक है, हम इसके बारे में जानते हैं। सेकंड हम देखते हैं इवन यूएसए वगैरह जो है वो भी चाइना से ही ग्रेफाइट मंगवाता है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका चाइना में हो रहा है। सेकंड यहाँ पे ये है कि अगर टेंटालम का इस्तेमाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किया जाता है, जो कि हम समझ चुके हैं, तो ये जितना भी अभी कैपेसिटर है उससे ज़्यादा स्मॉल साइज़ के अंदर ये उनमें लग जाएगा, और ज़्यादा अच्छा आपका जो है कैमराज वगैरह, लैपटॉप वगैरह के अंदर आपको रिजल्ट देगा। मतलब बेसिकली ये बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आपको स्पीड जो है मशीन्स की, उनकी स्पीड को बढ़ाएगा, गर्म नहीं होगा जैसे मोस्ट ऑफ द बैटरीज वगैरह जो गर्म हो जाती हैं, तो वैसा भी यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि बेसिकली एक बिल अप्रूव हुआ है वर्ल्ड पेज पे, किसके में? थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड एक ऐसी कंट्रीज बनने वाली है जहाँ पे सेम सेक्स की परमिशन मिलने वाली है। ठीक है, मैरिज की परमिशन मिलने वाली है। बेसिकली उन्होंने अपना जो सिविल कोड है उससे इसको हटाकर बदल दिया है। जो आपके हस्बैंड वाइफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था कोड के अंदर, बिल के अंदर, उन शब्दों को बदल कर दिया गया है मैरिज पार्टनर, यानी शादीशुदा जो आपके पार्टनर हैं। ठीक है, उससे इसको बदल दिया है। कारण क्या है इसका? कारण ये है हमें जानने के लिए कि एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर लगातार ये डिबेट्स, केस वगैरह चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यही उसी बात से जोड़ने के लिए एग्जाम्पल दिया जा सकता है। अगर मेंस के अंदर ये सवाल आता है, ऐसे के अंदर आपसे बिल्कुल नया नया न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है कि एशिया के अंदर सिर्फ अभी तक ये तीसरी कंट्री ऐसी बनेगी जो मैरिज को यहाँ पे परमिशन देगी, होमोजेनियस मैरिज को।
पहली कंट्री कौन सी है? पहली कंट्री एशिया के अंदर आपकी बनी थी ताइवान 2019 के अंदर। और कनाडा वगैरह, यूएस, मैक्सिको, वहाँ पे तो बहुत पहले ही ऑलमोस्ट 2003 के तकरीबन ही वहाँ पे परमिशन दी जा चुकी थी। सेकंड, यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी कंट्रीज़ कुछ हैं, जैसे साउथ अफ्रीका जो है वो इकलौती ऐसी कंट्री है जो अफ्रीका से यहाँ पे परमिशन देती है। और थर्ड यहाँ पे हो जाएगा थाईलैंड, ठीक है। और एशिया से आपकी एक और कंट्री थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, उसके लिए हम सॉरी, कल मैं आप लोगों को बता दूंगी। और चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट जो आज का आर्टिकल है, जो कि बात करता है गवर्नमेंट आरबीआई ऑन हाई अलर्ट ऑन इन्फ्लेशन टर्मिनेशन में टेम्पर डिमांड। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये आपकी बेसिकली स्टेटमेंट आई है। वो कह रहे हैं कि आरबीआई जो है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आपकी एमपीसी, उसके मेंबर्स की चलिए बात कर लेते हैं, वो हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। 3 आपके होते हैं आरबीआई की तरफ से, और वहाँ पे उनमें से एक आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं जो कि इस मीटिंग को हेड करते हैं कमेटी को। और 3 आपके होते हैं, 3 मेंबर्स आपके होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर यहाँ पे आपके हेड होते हैं। कब कब मिलती है? साल में इसको मिलना होता है 4 बार। तो मिनिमम बेसिकली ये 2 महीने में एक बार मिली जाती है, बाय मंथली हैं, ठीक है। और आपकी सेकंड होती है एक और जो होती है, वो होती है आपकी फिस्कल कमेटी, फिस्कल पॉलिसी कमेटी। फिस्कल है तो हमेशा इसको याद रखिएगा कि इसको आपकी जो चेयरमैन होंगी यहाँ पे, वो आपकी होंगी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, या होंगे अभी, क्योंकि निर्मला सीतारमन है तो इसीलिए होंगी बोला जा रहा है, वो होंगे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर। और ऑफ कोर्स इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? गवर्नमेंट के मेंबर हैं, जो फिस्कल के बारे में बात करें कि इस साल का फिस्कल ईयर होता है ना, उसी तरीके से। और यहीं पे यही है कि आरबीआई हाई अलर्ट है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसी से लेते हुए आरबीआई जो रेपो रेट है आपका उसको बढ़ा देगा, ठीक है। ये आज की कुछ और बातें थी। यहीं पे आज हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाता है इस आर्टिकल के ख़त्म होने के साथ ही साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।